आप पिछले 23 सालों से कोटा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, फिर कार्यकारी अध्यक्ष हैं पिछले 7-8 सालों से राजस्थान कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के भी हूँ। इसके अलावा अग्रवाल सेवा सदन की अगर मैं बात करूँ तो उसके आप प्रेसिडेंट हैं। रघुबाला कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत हुई कैसे सर? मेरे फादर बताते हैं कि जब मैं गांव से चला तो मेरे पास 160 रुपए हुआ करते थे उस जमाने में। उस बिजनेस में बड़े बनने के लिए आपने कितनी सारी चीजें अपनी इस जर्नी में सीखी हैं। आई एम श्योर चीजें चेंज हुई होंगी। मेरी इसमें मैं इस मत का मानने वाला नहीं हूँ। थॉट प्रोसेस में ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको लेबर से भी काम करवाना है, आपको एक आर्किटेक्ट के प्लान से भी काम करना है। प्राइवेट में तो ज्यादा रिस्क है मेरे हिसाब से, गवर्नमेंट में रिस्क कम है। अजी मैं क्यों घड़ी खम्मा सा राम राम सा। मेरा नाम सावी है और सीकिंग सॉल्यूशंस के सेकंड सीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि कोटा में जिन चीज़ों को देखकर मैं बड़ी हुई हूँ, जिनके लिए मुझे खुशी होती कि कोटा में एग्जिस्ट करते हैं, आज उन्हें बनाने वाले हमारे साथ हैं। जी हाँ हुजूर, अगर आप बात करें कोविड-19 की तो हम सभी जानते हैं कि अगर अपने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग ना होती तो हम लोग कितना परेशान होते, और उसी बिल्डिंग को बनाने वाले अगर मेरे सामने विराजे हैं तो सोचिए कितनी खुशी की बात है, कितने गर्व की बात है कि आज हमारे साथ सुनील कुमार गर्ग सर बिल्कुल सामने विराजे हैं। और सर, रघुबाला कंस्ट्रक्शंस का नाम सुनते ही मेरे ख्याल से ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि प्राइवेट वाले लोग भी ये जानते हैं कि एक जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस का नाम है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। मतलब मैं कॉन्वर्सेशन बिगिन करूं उससे पहले ये कह दूं कि मुझे थोड़ी सी घबराहट थी। आप सामने विराजे हैं और आप आए, आपने समय निकाला, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद। और दूसरा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक ऐसा बिजनेस है जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा पेचीदा है। हालांकि आपको पूरा एक्सपीरियंस है उसका, मतलब आपके पिताजी जब कोटा पधारे वर्सेस आज जो समय है, आई एम श्योर चीज़ें चेंज हुई होंगी। लेकिन उससे पहले कि हम उस चेंज की बात करें, रघुबाला कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत हुई कैसे सर? और इनफैक्ट आप लोग कोटा कब पधारे? कोटा मेरे फादर कोटा में आए, वो 1962-63 में कोटा आए, और मैं तो 67-68 में कोटा आया हूँ। और शुरू से निर्माण कार्य, पहले हम लोग जो है जलदाय विभाग पीएचडी में पाइपलाइन के, बिल्डिंग के, उनके काम करते थे। और तब मेरे फादर रघुवर दयाल एंड सन्स के नाम से काम करते थे। और तब हम छोटे थे, हम पढ़ रहे थे। उसके बाद हम बड़े हुए तो हमने कहा कि मेरे क्या पिताजी वो नाम नहीं है, अब कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम होना चाहिए। अच्छा। व्यक्तिगत नाम से अब ऐसा नहीं चलता। तो उसने कहा देख ले भाई, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। तो मेरे दिमाग में एक विषय आया। मेरे फादर का नाम था रघुवर दयाल, राइट। मेरी माताजी का नाम था सुशील बाला, कि फर्म का नाम रघुबाला, रघु फादर के नाम से और बाला माताजी के नाम से। तो उस हिसाब से वो रघुबाला दोनों के कॉमन लेकर के और रघुबाला कंस्ट्रक्शन के नाम से हमने ये फर्म करीब 84-85 में हमने रघुबाला फर्म बनाई। उसके बाद से हम रघुबाला कंस्ट्रक्शन के नाम से कर रहे हैं। और 1990 में हम लोगों ने सबसे पहले जब 12 जिला बना तो 12 में क्वार्टर्स, सिविल लाइंस गवर्नमेंट के क्वार्टर जो है जीएडी क्वार्टर, उनको लेकर के हमने बिल्डिंग का काम शुरू किया। और तब से फिर उसके बाद हम पलट करके वो बिल्डिंग का काम ही करने लगे। वाह, बहुत सुंदर सर। वैसे मैं ना उम्मीद कर रही थी कि सामने जो विराजेंगे कंस्ट्रक्शन का मतलब इंडस्ट्री से आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि मुझे घबराहट हो जाए, लेकिन आपकी स्माइलिंग बातें देखकर सुनकर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हो रही हूँ। हालांकि सर, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन करना, मतलब मैं एक लेमैन की तरह से बात करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी थोड़े से घबराते हैं। हमें लगता है अरे वहाँ पर तो फाइनें अटक जाया करती होंगी, पैसा पता नहीं आप लोगों को टाइम से मिलता है या नहीं मिलता है, सरकारों के चेंज हो जाने से चीज़ें चेंज होती होंगी। तो आई एम श्योर
जो मैं सोच रही हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो मतलब कैमरा के उस पार हैं, वो भी यही सोच रहे होंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इनफैक्ट क्या ये डिफ़िकल्ट डिसीजन नहीं था कि आप लोग एक बार अगर आपने क्वार्टर्स बना दिए तो उसके बाद आप लोग इसी में ऑपरेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, गवर्नमेंट का जो काम है, अब जो आदमी जिस क्षेत्र में काम करता है तो उसको, हमें लगता है कि गवर्नमेंट का काम करना ज़्यादा इजी है। और जिस तरह की भ्रांतियाँ समाज में हैं कि गवर्नमेंट का काम अच्छा नहीं होता, हाँ, वो क्वालिटी वाइज गवर्नमेंट का काम खराब है। मेरी इसमें, मैं इस मत का मानने वाला नहीं हूँ। प्राइवेट का जो आदमी मकान बनाता है उसमें एक कारीगर जो राय मालिक को दे देता है कि वहाँ वो कहेगा साहब एक काम करो, सीमेंट तो आप उस कंपनी से खरीदो, सरिया उस कंपनी का लगाओ। अब वहाँ भी उसके कहीं ना कहीं जो है वो जो भी कंपनी है, जो सरिया है, सीमेंट है, कोई टाइल है, उसका वहाँ कमीशन है, कारीगर का भी। और वहाँ कोई देखने वाला नहीं है बेचारे को, कि एक साधारण आदमी को ये पता नहीं कि सीमेंट मोटार का मिक्स क्या होना चाहिए, पत्थर किस क्वालिटी का होना चाहिए, टाइल की थिकनेस क्या होनी चाहिए, मतलब। और इंजीनियरिंग गवर्नमेंट काम के अंदर हर चीज़ के स्पेसिफिकेशंस हैं। Right. काम को किस ढंग से किया जाएगा। काम का प्लास्टर है, प्लास्टर अगर आप आधा इंच का करोगे तो आधा इंच के पैसे मिलेंगे मोटाई के, पौन इंच का करोगे तो पौन इंच के पैसे मिलेंगे, एक यहाँ स्पेसिफाइड है कि आपको कितने mm का प्लास्टर करना है। अच्छा, प्लास्टर अगर की मोटाई बहुत ज़्यादा होगी तो आप क्रैक मारेगी। प्राइवेट में तो आपका वो जो आदमी कारीगर है वो 1.5 इंच का कर देगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, माल ज़्यादा लग रहा है, कॉस्टली भी पड़ रहा है आपको, और मजबूत भी नहीं है। जितने अगर उसकी आप थिकनेस बढ़ा दोगे प्लास्टर की तो वो उतनी जल्दी गिरेगा। हर चीज़ की स्पेसिफाइड भी, क्योंकि किसके अंदर जो है ईंटों के ऊपर 15 mm का प्लास्टर होना चाहिए, 18 का होना चाहिए, पत्थर के अंदर 20 का होना चाहिए, 25। तो ये जो टेक्निकल बातें हैं ये गवर्नमेंट में ज़्यादा मतलब आदमी जो स्पेसिफाइड है उन अनुसार काम होता है। और इंजीनियर जब आता है आकर के कुछ भी, वो आपके काम को जब इंस्पेक्शन करता है तो एक हमारे काम में कमी नहीं है। वो पढ़ा है, वो क्वालिफाइड इंजीनियर है, तो उसने कुछ पढ़ा है, ये हमें तो अनुभव है, उसने पढ़ा है। जब दोनों का मिलान होगा, मतलब काम करना और एक पढ़े लिखे आदमी का आपको गाइड करना, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। इसमें ये कहना कि भाई ये हमें टोक रहा है, टोक नहीं रहा है, वो आपको सुझाव दे रहा है। और मनुष्य को जो है उसके आज जो वक्त की मांग है उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तन करना भी चाहिए, और अच्छे के लिए तो हमेशा अग्रसर होना चाहिए। सही बात है सर। सर मैं मतलब है ना, इसको थोड़ा सा और ब्रीफली समझना चाहूँगी। ये आपने जो पॉइंट्स पुटअप किया, एक्चुअली मैंने कभी इस एंगल से सोचा भी नहीं था। तो क्योंकि गवर्नमेंट के कार्य की हम बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि ये क्योंकि सरकारों के अनुसार भी चेंज हो जाते हैं, है ना, और ऐसे में रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। रिस्क फैक्टर बढ़ने के साथ साथ आपकी किसी अधिकारी के साथ अच्छी लाइजनिंग है और अधिकारी चेंज हो जाने के साथ में ही प्रोबेबली शायद आपके काम पर भी इम्पैक्ट आता हो। इनफैक्ट ये तो मैं पूरी तरह से ही पूछ रही हूँ कि हायरार्की में काम करने में, और स्पेशली हम ऑफिसर्स की बात करें, पॉलिटिशियंस की बात करें, उनके साथ कार्य करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत आन पड़ती है? नहीं देखिएगा, आपको ऑफिसर कोई भी हो, बेसिकली आपको काम तो करना पड़ेगा। वो कोई ऑफिसर आपका कितना ही खास हो, तो अब ये तो कोई नहीं कर सकता कि आपको बिना करे हुए आपको पेमेंट दे देगा। काम तो आपको बेसिकली करना ही पड़ेगा। राइट। सिर्फ ये ज़रूर हो सकता है कि क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में काम जब हम कर रहे हैं तो हर चीज़ हमें नाप तोल करके भुगतान होता है। तो कोई अगर आपके फेवर का ऑफिसर है तो आपके बिल को वो 4 दिन में बना देगा। कोई आपके अनफेवर का है तो बिल को 10 दिन में बना देगा। बिल तो उसको बनाना पड़ेगा, ये थोड़ी हो सकता है कि वो बिल ही नहीं बनाए आपका। और गवर्नमेंट में अगर आपने काम कर दिया,
आपका पेमेंट तो आपको मिलेगा, ये हो सकता है कि वो 2 दिन लेट मिले, पर वहाँ श्योरिटी है कि आपने गवर्नमेंट का काम किया है, आपका काम मेजरमेंट माप पुस्तिका में अगर चढ़ गया है तो आपको भुगतान तो होगा, इसकी बात श्योरिटी है गवर्नमेंट के अंदर। वाह, बहुत सुंदर। और प्राइवेट में तो ज़्यादा रिस्क है मेरे हिसाब से, गवर्नमेंट में रिस्क कम। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात सर आपने बताई। अच्छा, मैं क्योंकि जो आपका भाव देख रही हूँ इन सभी में वो ये है कि एज अ पर्सन आप चीज़ों में ये बिलीव करते हैं कि कार्य होना है, किस तरीके से करना है ये मुझे देखना है ना। तो ये क्या पिताजी माताजी में से किससे लिया? इनफैक्ट जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, और मैं इसलिए कह रही हूँ कि लेमैन के थॉट प्रोसेस में ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको लेबर से भी काम करवाना है, आपको एक आर्किटेक्ट के प्लान से भी काम करना है। तो ऐसे में अपना जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत लाइट पर डिसिप्लिन्ड होना ज़रूरी है, जो आप में मुझे बखूबी नज़र आ रहा है। तो ये पिताजी से लिया, माताजी से लिया, इनफैक्ट क्या क्या ऐसी सीख है जो आपने मतलब हर मोमेंट आप यहाँ पर इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में सीखते हैं? ये तो क्या है जी कि हमारे जो फादर थे इस लाइन में, उनका जो एक नाम था, एक मुझे याद है कि ये बात है करीब 77 की। तो हम मकान का काम चल रहा था, तो एक ऑफिसर थे, तो उन्होंने, पिताजी ने कहा मेरे को साहब पैसे की ज़रूरत है, मेरा मकान का काम अटक गया। तो उन्होंने जयन से कहा कि भाई जयन साहब आप मेजरमेंट करके लाओ, इनका बिल बनाओ। तो कहे साहब बरसात बहुत हो रही है, कच्चा गांव में है, वहाँ 8 किलोमीटर कच्चे में जाना है। तो वो तो अब बरसात रुकेगी 2 दिन बाद तभी ये संभव है, 4 दिन भी हो सकते हैं साहब। तो मेरे फादर ने ये कहा कि साहब, उस टाइम फादर के पास साइकिल हुआ करती थी, तो कहने लगे भाई मेजरमेंट तो मैंने ले रखे हैं। तो जयन ने कहा कि साहब इनके मेजरमेंट को मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ, ये झूठ बोल रहे हो तो। अच्छा भाई मान लो 1 मीटर की जगह इन्होंने 1.5 मीटर नाप लिया होगा, तो MB में मैं चढ़ाऊंगा, जिम्मेदारी मेरी है। राइट। तो इसको तो एन ने कहा कि भाई देख, तू है नया और मैं रघुवर दयाल जी को जानता हूँ, वो 1 का 1.5 कभी करेंगे ही नहीं। वाह, सुंदर। तो यार एक काम कर, अब तेरे मेजरमेंट 4 दिन बाद, एक काम कर, जिसको 1 मीटर ये कह रहे हैं ना, तू 90 सेंटीमीटर चढ़ा दे। वाह। भाई कितना झूठ बोलेंगे, 1 मीटर का 90 चढ़ा दे, इनको भुगतान कर दे, इनका काम। उस जमाने में वो जब बिल बना हमारा, करीब 1,80,000 का बना था, और भुगतान हो गया। भुगतान होकर के जो काम मकान का था वो चालू हो गया। 15 दिन बाद जब वो रास्ता खुला, तब तक हमारा क्या माल मेटेरियल नहीं गया। वो जयन जब नाप लेने गया, जो 1 मीटर मेरे फादर ने नापा था, जब वो मौके पे गया तो वो 1 मीटर 2 सेंटीमीटर था। तो उसने आगे अपने एन को कहा कि साहब मैं गया था और मैंने मेजरमेंट चेक करे, तो रघुवर दयाल जी के तो सारे मेजरमेंट कम लिए हुए थे, वो एक्चुअल में ज़्यादा थे। तो एन ने कहा कि मैंने तेरे को नहीं कहा था कि रघुवर दयाल जी अगर कोई बात कर रहे हैं तो कभी गलत नहीं होगा। उसके बाद वो जयन कभी भी बात जब बिल की आती थी ना, तो उसने कहा सेठ जी आप ही मेजरमेंट ले आओ, आप गलत नहीं कर सकते, मेरे काम से गलत हो सकता है। मेरे फादर ने ज़िंदगी में कहा कि हम कोई बात अगर अपने मुंह से निकालें, लगना चाहिए कि चाहे ऑफिसर हो चाहे समाज का कोई हिस्सा हो, हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल हर दृष्टि से सही है। अगर झूठ बोल लोगे, झूठ को कब तक चलाओगे? आप जो चीज़ है एक्चुअल में वो उसको लेके चलो। आपकी बात को टैली हर आदमी करता है, आज पिता भी अपने बातों को कहीं ना कहीं टैली करता है, वो गलत नहीं होनी चाहिए। तो वो हमने उनसे लिया है, और आपकी जो विश्वसनीयता है आपको वही आगे बढ़ाती है। झूठ बहुत दिन झूठ से आप आगे नहीं बढ़ सकते। सर ऐसे में पिताजी की बात आ ही रही है, नहीं दादाजी को मैं कहूँगी, तो उनके बारे में
क्योंकि शुरुआत जो है वो आप लोगों की मतलब यूपी मुजफ्फरपुर जो है, मुजफ्फरनगर के पास में सिसोली जो है वहाँ से है ना? वहाँ से उनका कोटा आना कैसे हुआ? मतलब ये भी एक कहानी है जो मेरे ख्याल से सभी को पता होनी चाहिए, बिकॉज हर जर्नी आप कुछ सिखाती है। और ऐसा नहीं है कि आप आज इस बिज़नेस में बड़े बने हैं, उस बिज़नेस में बड़े बनने के लिए आपने कितनी सारी चीज़ें अपनी इस जर्नी में सीखी हैं, वो समझने के लिए, आपके पिताजी को समझने के लिए हमें बताएं सर। मेरे फादर, हमारे गांव में जो है व्यापार का काम होता था, तो हमारा जो गांव सिसोली है वहाँ 84 गांव आसपास के लगते हैं। अच्छा। तो उस ज़माने में 84 गांव का गल्ले का काम हमारे पास था, तो पूरा गल्ला हमारे यहाँ आता था, फिर हम उसको गांव-गांव में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इस तरह का व्यवस्था थी। तो या यूँ कहो कि भाई ठेकेदारी प्रथा तो हमारे, अब वो किसी भी रूप में था, वो कंस्ट्रक्शन नहीं, वो इस तरह का था। पर वो मेरे फादर को समझ में नहीं आया, तो वो उससे हट करके, और यूपी में एक बलिया एक जिला है, वहाँ जाके उन्होंने निर्माण का कार्य शुरू किया। अच्छा। सिंचाई विभाग में कोई परिस्थिति ऐसी बनी कि वहाँ पे उनको घाटा लग गया व्यापार में, जो संभव से लग ही जाता है। और वो घाटा लगने के बाद फिर वो गांव में अपने पेरेंटल काम में लग गए, और साल भर तक वो साथ साथ फिर अपने फादर के भाइयों के साथ काम करते रहे। करते करते अब जिस आदमी के अंदर कोई जुनून होता है, तो व्यवस्था के प्रति उसके मन में बगावत होती है, मतलब। हाँ, तो मेरे फादर को नहीं, उसने कहा यार इसको नहीं, और ये अगर ये पेरेंटल काम जो मैं कर रहा हूँ यही करता रहा, तो इसमें मतलब मेरी शख्सियत कहाँ निकल के आएगी। फिर वो गांव छोड़ के पिलानी में आए, और पिलानी में आकर के एक उन्होंने ड्राई क्लीन की दुकान खोली। अच्छा। मेरे फादर बताते हैं कि जब मैं गांव से चला तो मेरे पास 160 रुपये हुआ करते थे उस ज़माने में। उस 160 रुपये में, और उसको ट्रेवलिंग में और व्यापार को समझने में मेरे 60 रुपये खर्च हो गए। बचे 100 रुपये बचे। उस 100 रुपये से मैंने ड्राई क्लीन की दुकान खोली। ड्राई क्लीन की दुकान 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, क्योंकि पिलानी शिक्षा का एक हब शुरू से, चाहे वो बिरला की मोंटेसरी स्कूल हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, तो इसमें धीरे 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 फादर को जो है वो ड्राई क्लीन के बच्चों के ड्राई क्लीन का एक बड़ा कॉन्टेक्ट बिरला से मिल गया। मिलने के बाद अच्छा व्यापार चल रहा था, तो हम लोग भी गांव से पिलानी चले गए। पिलानी जाकर के, और मैं भी मोंटेसरी स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। कोई साल भर के करीब का ये बात है कि एक दिन ड्राई क्लीन की दुकान में आग लग गई। अच्छा। आग लग गई तो उस टाइम बहुत सारे बच्चों के, स्टाफ के कपड़े थे। उस टाइम इंश्योरेंस की तो कोई व्यवस्था होती नहीं थी, और होती भी होगी तो लोग उसके प्रति इतने जागरूक नहीं थे। तो अब वो जो भी उनके पास था मुआवजे के रूप में देने के बाद वो वहाँ 0 हो गए। और मुझे एक दिन याद है, वो दिन मेरे जीवन में, कि मेरा छोटा भाई है सुधीश। मैं उस टाइम करीब 5-6 साल का हूँगा और वो 1.5 साल का था। तो वो दूध की हमारी परेशान था, और मेरे पास फादर के पास उसको बच्चे को दूध के पिलाने के पैसे नहीं थे। उसको मतलब नुकसान के बाद उनको इतना हुआ, तो उस टाइम वो एक सट्टा लगता था कि भाई आज बरसात होगी तो तरी और सूखे का, इस तरह का। वो उन्होंने पिताजी के पास शायद 10 पैसे थे। अब वो उस समय उन्होंने जा कर के, मैं भी उनके साथ था 5 साल की उम्र में, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, तरी में मैंने मेरे पैसे लगा दिए। तरी मतलब कि बरसात होगी और वो नाली से पानी बहना चाहिए। घर पे आ गई है,
बड़े परेशान। मेरी मदर ने कहा क्या किया आपने, जो पैसा था आपने वही बर्बाद कर दिया सर। और आज देखो 5 बजे बरसात आई और बरसात आने के बाद मेरी मदर के और फादर के चेहरे पे जो भाव थे वो देखने काबिल थे। मैं मेरे जीवन में उस चीज़ को भूलेंगे नहीं, कभी वो लौट के नहीं आया वो दिन मेरे लिए, तो बाकी वो एक अनुभव की बात है। और फादर वहाँ से हम लोग पुष्कर आए। पुष्कर में आकर के जलदायु विभाग में हमने काम शुरू किया। वहाँ हमारा एएन अजमेर बैठता था, वो एक्शन ऑफिस कोटा बैठता। तो फादर को उस ज़माने में छोटे छोटे पेमेंट होते थे, हर 15 दिन में 20 दिन में, क्योंकि बहुत बड़ी पूंजी थी नहीं, वही शॉर्ट पैसे से काम शुरू किया। तो बार बार जब महीने में 3-4 बार कोटा आना पड़ता था तो फादर ने कोटा कि यार क्यों नहीं, अच्छा पढ़ाई का केंद्र है तो बच्चों अपन कोटा शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ हम कोटा आ गए और आकर के पहले हम घंटाघर पे किराए पे रहे, फिर शॉपिंग सेंटर पे किराए पे रहे। उसके बाद ये 78 में हमने फिर अपना मकान खरीद के बनाया दादाबाड़ी में। वाह, बहुत सुंदर सर। ये जो मतलब नहीं हारने की जो चीज़ें हैं, मैं एक्चुअली वो जो सवाल मैंने पूछा था कि किससे लिया है, मैं समझ पा रही हूँ। अब इस पूरे डिस्क्रिप्शन में माता जी का भी रोल जानना चाहूँगी, क्योंकि हम ना हमारे पेरेंट्स से ही बने होते हैं। इनफैक्ट द बिगर पार्ट इज़ के उनके बिना तो जीवन इमेजिन करना भी मुश्किल काम है। और क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि हम सभी है ना उस जनरेशन को देखकर ज़्यादा खुश होते हैं जिन्होंने, जहाँ माताओं ने हमेशा पिताजी ने जो कहा उनके कहे कहे चले भी हैं, लेकिन अपने घर की नींव जो मतलब मजबूत रखी है वो मतलब उसका पूरा श्रेय उन्हें जाता है। तो आपकी माता जी। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है कि जैसे मैंने आपको कहा कि इस तरह का भी एक समय आया कि भाई छोटे भाई को दूध के लिए इस तरह का जो हुआ, फिर हम पुष्कर शिफ्ट हुए। वो जो संघर्ष का काल था, हमारी जो माता जी थी वो दृढ़ इच्छा शक्ति की औरत थी। पहले तो अमूमन खैर सारी महिलाएं हाथ से गट्टी से गेहूँ पीस करके और वो खाना बनाना, और वो सुबह जो भी दूध घी से घी बनाना, ये करना सारी प्रक्रिया थी। उस हम इतने भाई बहनों के बीच में जो उनको समय मिलता था, तो पहले वो एक गांधी जी की प्रेरणा से वो एक खादी आश्रम का काम था। महिलाएं सूत काट करके, वाह क्या बात, और सूत काट करके जो मतलब कपड़ा, उनको जो कपड़े के लिए वो सूत बेचता करती थी, सूत की पोनियाँ। तो मुझे याद है कि मेरी मदर जो भी उनको 3 घंटे 4 घंटे मिलती थी वो रुई से सूत को काट करके और फिर उसको जो है खादी आश्रम को दिया करती थी। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं आता था, मतलब कुल मिलाकर के उनके मन में था कि भाई मेरा पति परेशानी में है, मेरे बच्चे परेशान, जो मुझसे बन पड़े। तो उन्होंने अपने दिन के 4-4 5-5 घंटे जो भी उनसे बहुत कम पैसा जो भी मिला पर उससे उन्होंने सहयोग किया। और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति तो थी कि आज हम सब यहाँ, मैं हमारे मदर फादर का जो हमें करने में हर माँ बाप करते हैं, लेकिन बाकी उन्होंने जो किया है उसको बोलना नहीं जा सकता। वाह, बहुत सुंदर सर। एक बात और समझना चाहूँगी, क्योंकि मतलब फैमिली के बारे में जान रही हूँ, आपको भी बोलते हुए देख रही हूँ, और मुझे पता है कि आप सोशली भी बहुत एक्टिव व्यक्ति हैं। मतलब ऑफिशियल पोजीशंस हों चाहे सोसाइटी की अदर पोजीशंस, जैसे मुझे जितना पता है आप पिछले 23 सालों से कोटा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, फिर कार्यकारी अध्यक्ष हैं पिछले 7-8 सालों से राजस्थान कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के भी। और ये तो मैं ऑफिशियल पोजीशंस बात कर रही हूँ। इसके अलावा मतलब सोसाइटी में अग्रवाल सेवा सदन की अगर मैं बात करूँ तो उसके आप प्रेसिडेंट हैं, साथ ही जो प्रभु प्रेमी संघ हैं। एंड मतलब ये सोसाइटी में ऑपरेट करने के लिए मैं कहूँगी कि एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल होगा शायद लोगों के लिए समझने के लिए कि कैसे इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज की जा सकती हैं, और स्पेशली उस मोमेंट पर जब मतलब अपना जो कार्य है उसके लिए भी आपको हमेशा जागरूक होना पड़ेगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप 65 ईयर्स के हैं सर, है ना? और 65 साल लोग तो मतलब सर्विस में तो इसे रिटायरमेंट की एज कहते हैं, लेकिन पिछले 20 सालों से एक उस पद पर बने रहना जहाँ पर लगातार लोगों का
यू कहते हैं ना माथाफोड़ी, हमारे यहाँ कोटा में जो एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको भी आप बहुत सुंदर तरीके से निकाल लेते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है? देखिए, ये क्या है कि आज की तारीख में हर आदमी कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं, किसी भी काम के लिए टाइम नहीं है। टाइम भी का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, समय का संयोजन करना ही सबसे बड़ी वो है। ठीक है, अब मेरे बिजनेस का जो समय है, साइट पे जाता हूँ, मेरे ऑफिस में जाता हूँ, अब मैंने उसमें से तय कर रखा है कि भाई मैं आज 23 साल से कोटा कॉन्ट्रैक्टेशन का अध्यक्ष हूँ, मेरी साइट कोटा में चल रही है, तो मैंने कहा कि 4 बजे शाम को मैं पिरोड़ी जाता हूँ, मेरे ऑफिस में बैठता हूँ घंटा भर। अच्छा। फिर मैं 5 बजे मेरी साइट पर जाता हूँ, किसी लेबर को पेमेंट देना है, किसी को क्या करना है, वो करने के बाद 5:30 पौने 6 मुझे साइड बज जाते हैं। मैं वहाँ से 6 बजे सीधा अग्रवाल सेवा सदन जाता हूँ और वहाँ घंटा भर बैठता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ इतने काम है जो मुझे रोज़ जाना पड़ता है, पर अगर दैनिक रूप से आप जाते हो, वहाँ की हर छोटी छोटी चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। कहाँ किसको क्या ज़रूरत होती है, कहाँ हमें कब क्या परिवर्तन करना है। आज हमारे भवन में 38 कमरे हैं, उन 38 कमरों को आप कहीं कोई पुताई मांग रहा है, कहीं कोई मेंटेनेंस कर रहा है, कहाँ कुछ कमरे जैसे पुराने ज़माने के बने हुए वो अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं थे, इनमें अटैच लैट्रिन। तो जब आप अपना लगाओ इतना वहाँ करोगे तो तभी तो कुछ परिवर्तन कर पाओगे आप। बस मैंने कहा ना कि समय का संयोजन। अब 5 बजे बाद मुझे भी लगे कि यार नहीं यार, अपने घर में अपने बच्चों के पास, अपनी पत्नी के पास चलना है, जो वास्तविक समय उनको भी देना चाहिए। एक आदमी सही मायने में अगर सामाजिक है, देखो आपकी ड्यूटी अलग अलग है, एक आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। अगर समाज आपसे संतुष्ट है तो परिवार असंतुष्ट होगा, और परिवार पूरा संतुष्ट है तो इसका मतलब समाज के प्रति आप न्याय नहीं कर पा रहे। पर अब ये है कि दोनों, मैंने कहा ना संयोजन इस तरह, भाई दोनों को संतुष्ट करना वैसे तो बड़ा मुश्किल है। कोशिश करते हैं कि भाई वो सब खुश रहें, और जैसे भी जितना हमसे बन पड़े सबको खुश भी रखना चाहिए। मनुष्य जो है कि अगर खुद भी उदास है और दूसरों को भी सर, आप गुस्सा उस्सा करते हैं क्या कभी? मतलब अभी पता नहीं, संवाद में तो ऐसा लग रहा है नहीं करते होंगे। बिल्कुल करता हूँ, गुस्सा बहुत आता है। अच्छा सर, किस पर आता है? नहीं, किसी पे भी आता है। मतलब मैं समाज में भी गुस्सा आता है मुझे, परिवार में भी गुस्सा आता है। जब कभी मुझे लगता है कि यार जिस मैं जो अपेक्षाएं कर रहा हूँ, चाहे वो मेरे कॉन्ट्रैक्टेशन में हूँ या मैं सामाजिक दृष्टि से, या वो या परिवार में कोई मेरी लगा कि भाई यार मेरी सही बात को भी नहीं मान रहे, वो बड़ा गुस्सा आता है। पहले बहुत ज़्यादा आता था। अच्छा सर। पहले बहुत ज़्यादा आता था, और मुझे एक घटना याद है कि एक बार किसी बात को लेकर मुझे गुस्सा आया। मेरा बड़ा बच्चा था उस टाइम, वो 2 साल का था, मैंने उसको ऊपर से उठा के फेंक दिया सर, और उसके हड्डी टूटे। मतलब एक बार तो गुस्से में फेंक दिया, बाद में मुझे बड़ा पछतावा यार, क्या किया, इसके चोट लग जाती तो। मैम ने कुछ कहा नहीं उसको? नहीं, क्या कहेगी, वो तो सब डरते थे मेरे से, और घर के सब आदमी सब डर। बाकी मैं धीरे 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 2005 में मैं आध्यात्म के क्षेत्र में आया। मैंने गुरु बनाए अपने, मेरे गुरु हैं अवधेशानंद जी महाराज। और मेरा तो, क्योंकि वैसे तो गुरु कोई भी हो, अगर आपकी आस्था ही उसमें है तो वही सर्वश्रेष्ठ होता है, होना भी चाहिए। पिता, गुरु, ये सब ऐसे स्थान हैं कि इनकी तुलना एक दूसरे से नहीं की जा सकती। पर हमारे मेरा जो गुरु हैं वो आध्यात्म क्षेत्र के अंदर, मैं यूँ कहूँ, वो कुंभ के प्रथम पुरुष हैं। कुंभ में सबसे पहला स्नान उन्हीं का होता है। वो नागा के आचार्य हैं वो, तो सबसे बड़ा स्नान उन्हीं का होता है, और शख्सियत है वो। उनको करने के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन आई, और इतने अब
कई सारे परिवर्तन ऐसे हैं जो मैं जिनको वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं 2005 के पहले, ये बड़ा लोग कहते नहीं पर मुझे कहने में हिचक नहीं है कि मैं उस टाइम स्मोकिंग करता था। करीब 4-5 पैकेट सिगरेट पी जाता था मैं 20 जर्दे के पान नियमित खाता था। अच्छा। हाँ, मैं कभी कभी ड्रिंक्स भी करता था। बाकी मैं जब 28 अप्रैल 2005 को मैं ये मौजी बाबा की गुफा में तिरुपति बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा गुरुजी के द्वारा हुई थी, मतलब मैं दीक्षा लेके आया तो मेरे पास 5 या 6 सिगरेट पैकेट में थी। मैंने आकर के मिसेज को कहा, मैंने कहा भाई एक काम कर, उसको फेंक दे। कहने लगी क्या फ़ायदा, शाम को फिर मंगाओगे, इसलिए मैं नहीं फेंक रही, इनको उठा के रख लो। उसने नहीं फेंकी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तब उसको लगा। मुझे ये याद नहीं कि मैं 28 अप्रैल 2005 के बाद कभी मैंने कोई पान का जर्दे का पान खाया हो या मैंने इसमें, मतलब कभी मुझे याद ही नहीं आई उन विकारों की। और उसके बाद जो मेरे जो जीवन में परिवर्तन आया है, अब ये सब चीज़ें महसूस करने की है। मैंने उसके बाद ये सोच लिया भाई, और वैसे भी समाज के क्षेत्र में जब आप काम करते हो, यूँ कहते हैं ना, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्सा अब भी आता है पर बहुत कम आता है, और गुस्से से अपन अपना भी नुकसान करते हैं, सामने वाले का भी नुकसान करते हैं। और अपन मुस्कुराओगे तो हम तो मुस्कुराएंगे, हमें भी फायदा होगा, पर सामने वाला भी मुस्कुराएगा और आप दुनिया के सामने रोओगे। किसी रोने वाले के कोई आंसू नहीं पहुंचता, मतलब हंसने वाले के साथ सब हंसते हैं। मतलब ये सब बड़ी बात कही आपने। और क्योंकि अच्छा, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि परिवार में जब आपसे सब डरते थे, मुझे पूरी उम्मीद है कि मतलब बाहर भी लोग डरते ही होंगे, है ना। डिसिप्लिन की हम बात कर रहे हैं, वर्कफोर्स की अगर मैं बात करूं, उनसे काम करवाना, अब तो ठीक है आप मुस्कुरा कर चीज़ें कर लेते हैं, उस वक्त क्योंकि हम बात कर रही हूँ मैं 2005 से पहले की, और स्पेशली क्योंकि कार्य तो हमारा हमेशा से ही गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी स्ट्रांग रहा है, उस समय के कुछ किस्से से जानना चाहूँगी कि कैसे वो फेज़ निकला जिसे हम कह रहे हैं कि हम पर्याप्त रूप से हम अपने आप को एक्सप्रेस भी किया करते थे उस वे में। और जितना आपने कहा भी सही, क्योंकि सभी लोग आपसे डरते भी थे, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है उस दौरान के प्रोफेशनल एटीट्यूड पर कितना, ये मैं क्या कहूँ, कितना इफेक्ट करता है वो? देखिए क्या है, तब के आदमी के सोच में और अब में अंतर आ गया। पहले वो जो लेबर जिससे हम काम कराते हैं, हम उनको कोई बात कहते थे, गुस्सा भी करते थे, तो वो लोग जो है ना कभी पलट के जवाब नहीं देते थे। राइट। वो स्थिति घर में थी। पहले मदर फादर अगर बच्चे को कोई कहते थे, बच्चों के लिए वो पत्थर की लकीर हुआ करती थी, उसको उंगालते नहीं थे बच्चे भी। सही बात। वही बात हमारे प्रोफेशनल में थी। उस टाइम गुस्सा भी होते थे तो वो लोग उसको बहुत ज़्यादा बुरा मानते भी नहीं थे, काम के हित में कहते थे, हाँ ठीक है। आज थोड़ी स्थिति बदली कि काम यतियों को काम बहुत ज़्यादा हो गए, करने वाले कम हो गए। तो आज की स्थिति, पहले क्या था कि उनको काम की ज़रूरत थी। देखो मैं नहीं, बिल्कुल सही बात। हो सकता मैं गलत हूँ, पहले काम कम थे, बेरोजगारी ज़्यादा थी। अच्छा। तो पहले उनको काम की ज़रूरत थी, तो वो थोड़ी बहुत ही गलत बातों को भी सहन करने की स्थिति में थे। वही बात परिवार की थी, बच्चे पहले माँ बाप की थोड़ी सहन करते थे। आज काम बहुत ज़्यादा है, करने वाले कम हैं। तो आदमी क्या है कि उन जैसी तो न कोई बात नहीं है, आप नहीं तो आपका भाई कोई दूसरा होगा,
कि सब फर्क आया। पहले किसी आदमी के, सपोज करो मैं उसको और दृष्टि कह रहा हूँ, किसी के 5 बच्चे थे, तो आदमी एक नालायक हो जाए तो दूसरे के पास चला जाएगा। अब किसी की एक ही हो तो क्या करेगा, उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। हाँ। पहले क्या था कि बच्चों से अबे तबे की भाषा में माँ बाप बात करते थे। आज जो वातावरण है उल्टा हो गया। देखो ये उसमें क्या है कि माँ बाप बेटे से यूँ कहेंगे, बेटा आप ये कर लो, मतलब वो उनको कहेगा बेटा आप ये कर लो, और बेटा क्या कहेगा, यार पापा आप तो जो है, वो यार कह रहा है, हम उसको आप कह रहे हैं। समय का परिवर्तन है। या तो यूँ कहें कि वो जो वातावरण बना, कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में भी कमी है। हम उनके सामने अपने आप को उस आदर्श में स्थापित ही नहीं कर पाए। मतलब अगर आप ऐसा करोगे, या मैं मेरे फादर से क्या जो व्यवहार कर रहा हूँ, आज मैं उनके साथ कोई उनकी बात को अवॉइड कर रहा हूँ, तो बच्चों को हम सिखा क्या रहे हैं कि मेरे फादर मुझे आवाज़ दें, और मैं कहूँ आप रुको रुको मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो कल आपका बच्चा, आप 5 मिनट बाद में आओगे, वो 10 मिनट बाद में आएगा। और हमारा बच्चा देखेगा कि मेरे दादा ने अगर मेरे बाबूजी को बुलाया है और वो 1 सेकंड में हाँ साहब आया उठ के, तो मुझे भी उठ के जाना है। राइट। ये है। तो समय में परिवर्तन है। उस टाइम हम गुस्से भी होते थे ना, तो मजदूर बेचारा पलट के नहीं बोलता था। ये देखो उस टाइम के, और आज भी ऐसा नहीं है। अगर आप मजदूर भी आज भी आपकी बहुत इज्जत करता है, कई ठेकेदार या और भी कोई आदमी। अब आप भी अगर ज़्यादा अन्याय करोगे तो भैया मैं कह रहा हूँ ना, अन्याय तो आप बच्चों पे भी नहीं होता, आप मजदूरों पे क्यों करते हो। समाज में आपको बात वही करनी पड़ेगी जो दूसरे को अच्छी लगे, वो बात करोगे। हाँ ठीक है, आपका नुकसान नहीं हो रहा तो उसकी बात माननी भी चाहिए। और कोई आदमी, मुझे ऐसा तो लगता नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन तो हुआ है समय के हिसाब से। अच्छा, मैं क्योंकि इस वक्त है ना एक पसोपेश में हूँ थोड़ी, वो इसलिए क्योंकि सर से मैं जब संवाद कर रही हूँ मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पूछने को है। फॉर एग्जांपल हम ऑफ द कैमरा जब बात कर रहे थे, सर ने बताया कि कैसे बचपन में कभी उनको 99 मार्क्स मिले थे मैथ्स में, और पिताजी उस वक्त घर के आसपास नहीं थे, तो वो अपने दादाजी के पास पहुँचे। उन्होंने बताया कि भाई मुझे 99 मार्क्स मिले, ही वॉज़ वेरी हैप्पी। और दादाजी ने 2 मैथ लगाए, ये कहते हुए कि 1 मार्क कहाँ गया। एक तरफ तो वो वाला प्रिसिजन है, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति बैठे हैं जो समाज में ये बात मानते हैं कि जो अच्छी लगे वो बात करनी चाहिए। तो ये जो पूरा मिक्स है, ये मेरे हिसाब से इट्स सच अ रेयर मिक्स, एंड आई एम सो ग्लैड कि सर सामने बिराजे। तो सर मैं, क्योंकि आप सामने बिराजे हैं, तो मैं ये कह लीजिए कि मौके का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ, और स्पेशली आपकी इंडस्ट्री को और बेहतर समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जालिम सिंह जी की जो हवेली है उसका भी निर्माण आगे किया, एंड स्पेशली जब हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, इनफैक्ट जैसा आपने बताया कि जो अपने यहाँ का एरोड्रोम सर्कल है उसकी 1 मीनार आपने बनाई है। ये ना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं एज अ पर्सन, मुझे ऐसा लगता है ठीक है, एक प्लान आता होगा और इस प्लान के अनुसार आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया। आपने स्वयं भी कहा कि प्रिसीजन होता है तो आपको पता है कि हाँ ये स्पेसिफिकेशन है, उसके अनुसार से कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, और स्पेशली कहाँ पर दिक्कतें आती हैं, इंडस्ट्री के चैलेंजेस कहाँ पर है। भारत में एग्रीकल्चर के बाद कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है। हम वर्कफोर्स की बात भी कर रहे हैं, वो वर्कफोर्स जो टेक्निकली अब थोड़ी बदल भी चुकी है। अब जब इतना प्रोफेशनलिज्म की ओर हम बढ़ रहे हैं, वहाँ पर किस हद तक आपको लगता है कि चैलेंजेस आते हैं? क्यों? क्योंकि अब व्यक्ति ओवरऑल काम करने के लिए तो कम रेडी है, उसको भी अब जैसे कहते हैं ना, घिसाई अच्छी नहीं लगती, उसके अनुसार मुझे काम दीजिए, मैं काम कर लूँगा। तो वो जो ह्यूमन रिलेटेड चैलेंजेस हैं या फिर रिसोर्स रिलेटेड चैलेंजेस हैं, वो इंडस्ट्री के क्या हैं? देखिए क्या है, जो परिवर्तन तो हुआ ही है, और ऐसा नहीं। चैलेंज तो जीवन में एक कंस्ट्रक्शन में ही चैलेंज हो, चैलेंज तो हर तरह के प्रोफेशन में, हर चीज़ में चैलेंज हैं। अब मनुष्य उन चैलेंज को जीतना ही, और उनको चैलेंज को स्वीकार करके और उसमें सफलता पाना, यही कलाकारी। और आदमी हर क्षेत्र में आप कहीं भी
आज आप भी जो इंटरव्यू ले रही हैं, अगर आप इसमें कुछ अलग दिखाओगे, जनता क्या चाहती है उसके अनुरूप, आज मान लो रजत शर्मा का एक वो जो आता है आपकी अदालत, बड़ा फेमस है, मैं भी देखता हूँ उसको। हाँ, तो या अमिताभ बच्चन का केबीसी आता है, कभी सवाल 10 लाख का वो गोविंदा आया, कभी सलमान आया। जो क्वालिटी अमिताभ बच्चन के केबीसी में वो कोई नहीं ला पाया। राइट। तो अब आप जैसे अब सवाल ये है कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों की भावनाओं के अनुसार अगर आपने ये कर लिया कि जनता क्या पसंद करती है। हमें ड्राइंग आई, काम सबको करना है। अब जो सालिम सिंह की हवेली जिसकी आप बात कर रही हैं, जब मुझे जैसलमेर स्टोन लगाना था, पत्थर तो क्योंकि हाँ सर, ये बहुत स्पेसिफिक काम है ये। जैसलमेर स्टोन लगाना था, तो हमने कि भी ये सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में बनी हुई है, उसकी प्रतिकृति हमें कोटा में बनानी थी। तो अब हम जैसलमेर गए, हमने कहा यार बेसिकली ये जो कार्विंग का काम है ये कौन करते हैं? तो उसने कहा ये सब छिपा है। तो भाई क्यों? कि भाई हमें ऐसी हवेली बनानी है एक। तो उसने कहा मैं आपको वही परिवार बता दूं जिसने सालिम सिंह की हवेली बनाई है, कि इसके दादा ने बनाई थी और आज यही काम कर रहे हैं वो। इज मोम डन, कोई बात नहीं। तो हम गए उसके पास, उसने कहा यार, तो हमारी शर्तें तय हुई, वो बेचारा यहाँ आए, उन्होंने बनाई। तो कुछ जैसलमेर के मेरे मित्र आए, उन्होंने कहा यार वो तो आपने तो उससे भी बढ़िया हवेली बना दी। वाह क्या बात है। कारण देखो उसके पीछे क्या था कि जो आपने कहा उस टाइम हर काम हाथ से घड़ करके होता था, छीनी हथौड़े से होता था। अब सीएनसी मशीन आ गई, सीएनसी आपने कंप्यूटर में फीड कर दिया कि यार मुझे कमल का फूल बनाना है, कई तरह का आपके कमल के फूल, बस वो सीएनसी मशीन का काम है, वो कमल का फूल ही बना के देगी आपको। मशीनों पर आधारित काम है। अब आदमी ने तो वो घर के तो मशीन ने दे दिया, और फिर उसको जो है मनुष्य ने तो उसको फिट किया है कि भाई ये पार्ट यहाँ लगना है, ये यहाँ लगना है। हाथ की कढ़ाई भी है, ऐसा नहीं, बहुत काम उसमें हाथ की कढ़ाई का। अब ताजमहल आज भी बन सकते हैं। सवाल ये है कि वो आपके पास वहाँ परफेक्ट आदमी तक आप पहुँचो कि भाई इस काम को कौन करने में करेगा। अगर आपने वो अच्छे कारीगर आपने ढूंढ लिए तो ताजमहल तो आज भी बन सकते हैं। सवाल ये है कि वो कारीगर बढ़िया है नहीं है, और समय का परिवर्तन है। मैंने कहा उसमें सीएनसी मशीन भी चाहिए, हाथ की कढ़ाई भी चाहिए, जहाँ जो है। और जैसे वही उन्होंने कहा कि आपने उससे भी बढ़िया बनाई, मैं ये, और ये जो हमने बनाई है इसमें भी कई कमियाँ होंगी, और उन कमियाँ जो अगर मान लो मैं उसमें खुद आत्मचिंतन करूँगा कि यार इसमें ये कमी रहेगी, अगर मुझे कभी ज़िंदगी में दोबारा ये बनाने का मौका मिले और मैंने आत्मचिंतन किया है उस पर, तो फिर मेरे जो कमियां मुझे आज नज़र आ रही हैं, अगर मैं उन कमियों को रिपीट नहीं करूं, और मनुष्य को अगर खुद की गलती वो दूसरों से नहीं कहे पर मन में तो है ना कि भाई मैंने कोई गलती कर दी, उस गलती को अगर आदमी मनुष्य नहीं दोहराता है, हर क्षेत्र में सक्सेस होगा वो। बस और अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को महसूस भी करना चाहिए, और उनको दोबारा रिपीट मत करो। आज भी बड़ा, और मैं आपको कह रहा हूँ अगर ऐसा कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो इसमें कुछ कमी जो रही हैं कोशिश ये करूँगा कि वो कमियाँ आगे वो नहीं रही, मतलब ये। और मनुष्य को अच्छे से अच्छा करने का ही प्रयास करना चाहिए, और जो वक्त के अनुसार है आपको ढलना, कोई मशीन से काम करना है तो मशीन से करो, जिस तरह का है। पहले आज ग्राइंडिंग के लिए आपको जरूरी थोड़ी कोई रेक मार से करना पड़ेगा, आजकल तो मशीन आ रही है, टूल्स आ रहे हैं कि आपने उसको घिस दिया तो फटाफट 4 दिन का काम 1 घंटे में हो जाता है। वो ग्राइंडिंग से पहले आप पत्थर गथोड़ी करो, फिर रेक मारते करते रहो,
बहुत टाइम लगता था। आज के जब इस मशीनी युग में आपका काम, मैं तो ये मानता हूँ, ईजी हुआ है। क्यों? कारण उसके पीछे ये है कि एक तो काम को आपको जल्दी करना है, एक आपकी मैन पावर कम हो गई। राइट। जो हाथ के कारीगर हैं अब वो कम हो गए। कोई भी आदमी कारीगर ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा वापस कारीगर बने, वो चाहता है औरों की तरह मेरा बच्चा भी कहीं अफसर बने, पुलिस वाला बने, नौकरी नहीं आए। तो वो जो परेशानियां हैं मैन पावर की, ये जो नई नई मशीनरियों का जो आविष्कार हुआ है और वक्त पर संसार हुआ है और होना भी चाहिए। राइट। क्योंकि सर ये बहुत बड़ी बात आपने कही और ये शायद एक्सपीरियंस के साथ ही आ सकती है, क्योंकि मतलब ऑनेस्टली सही तरह के कारीगर, मुझे याद है पिछले दिनों मिनिएचर पेंटिंग्स के आर्टिस्ट लुकमान सर आए थे और उन्होंने अपने पिताजी से जो कला सीखी, वो उनकी माताजी कभी चाहती ही नहीं थी कि वो काम करें वो, क्योंकि उनको लगता था कि इसमें पैसा तो है नहीं। और खैर मतलब कितनी सुंदर तरीके से चीज़ें आकर जुड़ जाती हैं जहाँ पर आप समझ पाते हैं कि शहर में फाइनली जो काम हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर एक बहुत ही कोटा वाला सवाल पूछूंगी। कोटा वो शहर है जिसे अक्सर कहा जाता है कि यहाँ के लोग शहर से, शहर की चीज़ों से उतना प्यार नहीं करते जितने शहर जो बाहर के हैं। जैसे मान लीजिए मैं जोधपुर की बात करूँ, जैसलमेर की बात करूँ, उदयपुर की बात करूँ, वहाँ के लोग अपनी इमारतों से प्यार करते हैं। और क्योंकि आप इमारतों के व्यक्ति हैं, मतलब ये इंसाइट आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या है कि लोग अपने यहाँ के, मतलब स्पेशली कोटा की बात करूँ, यहाँ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन ज़्यादा नज़र आता है और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के साथ साथ वो जो ट्रेडिशनल टच है चीज़ों का, वो लोगों का प्रेम उसके प्रति उतना क्यों नहीं है? ऐसा तो मैं तो नहीं मानता। अच्छा, आप नहीं मानते? ये बात भी सही है। ये आप कह रही है ना कि भाई यहाँ के लोग, अभी 3 दिन पहले यहाँ हेमा मालिनी जी आई। बिल्कुल नहीं सर। और हेमा मालिनी जी ने एक पत्रकार वार्ता में लोगों ने उनसे कहा कि ये, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने अहमदाबाद का साबरमती का रिवर फ्रंट भी देखा, मैंने वहाँ का भी देखा। अब आप कह रहे हो यहाँ मॉडर्न, तो कोटा का रिवर फ्रंट तो हेरिटेज के ऊपर ही है, उसमें वो मोनूमेंट्स हैं जो कहीं नहीं है। हेमा मालिनी जी ने कहा कि इससे बढ़िया मैंने कहीं देखा ही नहीं है। राइट। ऐसा नहीं है आज भी। या तो यूँ कहो कि हमारे पास, हम उदयपुर की बात करें, हम जयपुर की बात करें, वहाँ ऐसी कई ऐतिहासिक धरोहर हैं जिनको लोग देखने आते हैं। हमारे से ज़्यादा टूरिस्ट बूंदी में आते हैं। हाँ सर, बिल्कुल आते हैं। तो कोटा में तो ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स टूरिज्म ज़्यादा होगा। अब हम कोटा में ऐसा कुछ था ही नहीं। राइट। मतलब टूरिज्म को डेवलप करना ऐसा नहीं है। किसी जमाने में उदयपुर बहुत पिछड़ा हुआ था। वहाँ के मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया हुए तो उन्होंने चेंजेस कर दिए। लेक के किनारे वो तरह के वो ऐसे कोई कृतियाँ बना दी, कोई सुखाड़िया सर्किल बना दिया, वो फाउंटेन बना दिए। उनको देख करके लोग आकर्षित हुए, टूरिज्म बढ़ा। और ऐसा क्या होता है कि कहीं भी कोई चीज़ डेवलप होती है। किसी ज़माने में कोटा को औद्योगिक नगरी कहा जाता था। तरह तरह की इंडस्ट्री वालों, यहाँ जेके की थी, डीसीएम की थी, कोई जीवन खाद की थी। तब रशिया और भारत के कोलैबोरेशन से जो फैक्ट्री लगाने की जो बात आई, तो रशियन आईएल फैक्ट्री, जो उस जमाने में उसको रशियन फैक्ट्री कहा जाता था। कोटा का वातावरण इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल फिट है, क्योंकि पानी प्रचुर मात्रा में है, बिजली प्रचुर मात्रा में है और कई फैक्ट्री आई। एक समय आया, एक पता नहीं क्यों किस तरह की परिस्थिति बनी कि वहाँ कोटा का औद्योगिक विकास रुका। तब लगा लोगों को कि जेके बंद हो गई, फलाना बंद हो गई, लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है। और आई एक बार परेशानी, जो जेके में बेचारे कई लाख की नौकरी करने वाले लोग थे, वो हजारों में उनको काम करना पड़ा जब बच्चे भूखे मरने की स्थिति में आ गई। फिर हुआ तो कोई वीके बंसल निकल के आए यहाँ पे और उन्होंने कोचिंग की एक ऐसी चीज खड़ी करी, अनइमेजिनेबल। आप ये देखो, बंसल जी थे,
कैरियर पॉइंट थे यहाँ। मतलब वो कोचिंग को की एंट्री देने के लिए भी टेस्ट लिया करते थे, सेलेक्टेड बच्चों को लेते थे। और वो धीरे 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 कोटा, वो इंडस्ट्री फैक्ट्री बंद होकर के और कोटा कोचिंग की ओर बढ़ा। इसको आपको अति हमेशा गड़बड़ है, सर्वत्र वर्जित। अब जो बंसल जी का पैटर्न था, तरह तरह के लोग शोध करने आए कि आखिर बंसल जी में वो क्या क्वालिटी है जो उन्होंने कोचिंग को, अब उन्होंने मेहनत करी। वो जेके से आने के बाद, उनकी कोई एक्सीडेंट के बाद जो उनकी स्थिति बनी, जब जब कोई क्या है कि वो उनका इसको प्रोफेशनल वे में लोगों ने लेना शुरू करा, तब अब वो कोई मिस्टर आनंद कुमार ने बिहार में 30 बच्चे लेते हैं, सुपर 30, और 30 में से 27 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। पहले बंसल जी मान लो सपोज करो 2,500 बच्चे लेते थे, 3,000 जो भी लेते होंगे, 5,000, हाँ, मतलब जो भी पर नंबर ऑफ परसेंट उनका सिलेक्शन बहुत हाई था, इसलिए लोग कोटा आते चले गए। धीरे 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 क्या हुआ कि ये एक पढ़ाई का जो वातावरण कोटा में था, इसको इन्होंने प्रोफेशनल में बना दिया। अब 2 लाख बच्चे, 5 लाख बच्चे, अरे भाई बच्चे तो 5 लाख हैं, पर उसमें सिलेक्शन कितना है, महत्वपूर्ण ये है। अच्छा, मैं ऐसा नहीं है कि इसके लिए दोषी ये कोचिंग इंडस्ट्री के लोग हैं, हम लोग भी हैं, हम लोग भी हैं यार। मेरे बच्चे के 40% मार्क्स आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ उससे कि यार वो मेडिकल में जाए। हाउ कैन पॉसिबल यार, कोई कोचिंग वाला 40 को 50 तो कर सकता है, 40 को 90 करना तो बड़ा टिपिकल है। अच्छा, ये जो अपेक्षा है माँ बाप की, और कि भाई बच्चा जो है, बच्चा भी चाहता है कि मेरे बाप मुझसे क्या चाहते हैं, और वो बेचारा जब उन पे अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता, उसके मन में चोट लगती है कि यार मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर जो पैसा खर्च किया, हम उसको आप ही, फिर वो सुसाइड करता है कि ताकि कहीं मेरे माँ बाप को चोट पहुँच रही है। और अब कुछ आदमी कहते हैं कि भाई ये संख्या कम होगी कोचिंग की, फिर कोई नई चीज़ निकल के आएगी। बड़ी ऐसा नहीं है, देखो धीरे 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 सब बदलेगा। सभी कभी कोई कमियां आती हैं। आज मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम में कमियां रहती चली जाएंगी तो एक दिन वो सब खत्म होगा, लोग फिर कोई और कंपनी ढूंढेंगे। आज मान लो ये है कि भाई रघुबाला काम, जिस दिन मैं काम के प्रति लापरवाही करूँगा, काम ठीक से नहीं करूँगा, और कोई पैदा होगा, और कोई नया बन के आएगा। तो आज कोचिंग में गिरावट है, तो उसके लिए हम भी दोषी हैं, माँ बाप भी, और कोचिंग इंडस्ट्री वाले भी दोषी हैं। संयुक्त जिम्मेदारी है। सर, एक बात तो मुझे लग रही है कि आपसे बात करते करते कि जो आपने ऑफ द कैमरा कही भी है कि इंसान ना पैसा तो बहुत कमा सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा कमाना बहुत मुश्किल काम है। और स्पेशली इस सोसाइटी में जहाँ पर हमारे पास करप्शन के इनफ तरीके मौजूद हैं, कैसे चीज़ें कर सकते हैं। पैसा अगेन कमाना बहुत आसान काम है, और मुझे ये भी पता है पैसे के साथ जो हेल्थ की बात होती है ना, क्योंकि आप पैसा अगर कमा भी लेते हो और हेल्थ अगर डाउन चली जाए तो मुश्किल काम होता है। और स्पेशली आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, जो आपका मॉर्निंग वॉक का ग्रुप है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। क्योंकि सर हम आजकल देख रहे हैं कि छोटे लोगों में भी बहुत हद तक मतलब हार्ट अटैक्स के मामले बढ़ गए हैं। पैसा कमा रहे हैं तो हेल्थ बिल्कुल साइड में छूट जाती है, पर आप लोगों ने वहाँ भी नियम बना रखे हैं, वो कैसे करते हैं सर? नहीं, देखो क्या है कि हेल्थ के प्रति आपको अवेयरनेस तो होनी चाहिए, और पैसा बहुत है, आपका स्वास्थ्य अगर आपको साथ नहीं दे रहा, बेकार है सब कुछ। और अभी करीब 2 महीने पहले तो मैं घूमता था, घूमते मेरे को पेट में परेशानी हुई। अच्छा। कि भाई के तो मेरे छोटे भाई की जो बहू है वो MD आयुर्वेद में है, मतलब। अच्छा।
तो उन्होंने कहा ताऊ जी आप सोनोग्राफी कराओ। सोनोग्राफी का तो उन्होंने कहा आपका लीवर तो 3rd स्टेज पे है। इट्स वेरी दिक्कत की बात है। हाँ, ये तो नाजुक है। तो क्या होगा, आपको दवाई लेनी पड़ेगी 1 साल। ये कोई बात नहीं है, बीपी की ले रहे हैं, शुगर की ले रहे हैं, उसके ले रहे हैं, वो एक और ले लेंगे, वहाँ क्या दिक्कत है। तो कहीं नहीं देखो ये नहीं अब बेचारी मुझसे तो कह नहीं पाई, तो विपुल जगह भैया आप ताऊ जी का ध्यान रखना, ये करना वो आप तला भुना मत खाओ, ये मत करो। देख मैंने कहा भैया बात सुन, कोई आदमी मरना नहीं चाहता वो स्वास्थ्य के प्रति। और फिर देखो एक बात है, किसी भी वैसे आज के तारीख में घूमने के प्रति लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है, राइट, बढ़ गई है। और बुजुर्ग लोग, अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार बुजुर्ग ही घूमते हैं और जब 50-60 के बाद, ऐसा नहीं है। मैं जब घूमता हूँ यंगस्टर्स ही बहुत यंगस्टर के प्रति जो घूमने का, और मैं खासकर महिलाओं में जितने आदमी घूमते हैं उसकी 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं। और मैं वो हकीकत में देख के हम, क्योंकि हमारे जो ग्रुप है 12-13 लोगों का, उसमें अधिकांश हमारे एज ग्रुप के हैं। हाँ। हम ये कहते हैं कि देखो यार ये 30-35 साल की महिलाएं बेचारी रात भर तो काम करेगी, फिर ये है कभी बच्चा रो रहा है क्या, उसके बाद घूम रही हैं, और घूम करके जा करके फिर इनको किसी को स्कूल में बच्चों को स्कूल भेजना है, किसी को टिफिन बनाना है। उसके बाद इतना अवेयरनेस बढ़ी है। और ये मानो इसके प्रति जो इसके पीछे जो बात है कि भाई ये व्हाट्सअप का ज़माना है, तरह तरह की आदमी के ये होना चाहिए, ये टीवी है, इससे जो है ना इसके कई नुकसान हैं, फ़ायदे बहुत हैं। और ये अवेयरनेस जो बढ़ी है, और वही बात देखो, स्वास्थ्य है जान है तो जहान है। स्वास्थ्य के प्रति आपको रहना भी चाहिए। और बस मैं जैसे मुझे बीमारी हुई, अब मैं बस यूँ टेंशन और बीमार हो गई, उससे क्या होगा भाई, इसका इलाज क्या, घूमो। मैंने 4 चक्कर उड़ा दिए घूमने के। भाई हर समस्या का समाधान है, तो आपको समाधान की तरफ जाना चाहिए, समाधान करना चाहिए, चिंता से कुछ नहीं होगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तो हर आदमी को होना ही चाहिए। और देखो जो भी डॉक्टर कहता है भाई तला भुना मत खाओ, तो आपको अगर फिर भी पता, सबको पता है कि जहर खाने से मौत होगी, फिर भी कोई खाएगा तो भी मरेगा ना फिर। अच्छा सर, ये आप मुस्कुरा के कह पा रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। वैसे लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सर हैज़ बीन वन पर्सन जो मॉर्निंग वॉक के दौरान, मतलब ही जस्ट मेक्स श्योर कि कोई भी व्यक्ति उस वॉक को मिस भी ना करे उनके ग्रुप में से। अच्छा सर, मैं एक चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ, आप ना उन रेयर गेस्ट्स में से हैं जो कैमरा फ्रेंडली हैं। अच्छा, इसका मुझे जितना बैकग्राउंड में पता है कि ये कोई पुराना किस्सा है, इनफैक्ट आपने एक सीरियल भी बनाया है। अच्छा, ये तो मुझे, मतलब ये मेरे लिए बहुत नया है कि कोटा में कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने डीडीज़ के लिए सीरियल बनाया, और 1 नहीं 2 नहीं, पूरे मतलब 52 एपिसोड्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सर वो कहाँ से रुझान हुआ? क्योंकि विद्यार्थी समय में आप मतलब चीज़ों में एक्टिव रहे हैं, आज भी सोसाइटी में एक्टिव हैं, लेकिन अपना कार्य करते हुए कुछ ऐसा निकल आना जो मतलब कभी सोचा भी नहीं था। देखो क्या है जी, वो मेरी एक मित्र मंडली जयपुर में थी, वो कई सीरियल बना चुके थे, तो उत्सुकता मन में थी। मैंने कहा ये कैसे है, ये क्या है जी, ये पिक्चराइजेशन जो है ना, इसके प्रति ग्लैमर है आदमी में। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि हम डिग्गी मालपुरा में शूटिंग कर रहे थे, तो रात को करीब 7 बजे के करीब की बात हुई होगी। तो 2 पुलिस वाले आए मेरे पास, आपकी शूटिंग कब तक चलेगी? मैंने कहा जब तक चलेगी तेरे को क्या तकलीफ भैया बता। नहीं बताओ पैकअप कब होगा? मैंने वही पैकअप करना चाहता है कि वो हमारे सीआई साहब आपसे बात करना मिलेंगे, मतलब ये। तो पैकअप के बाद मैंने कहा बस घंटा भर लगेगा, आ जाएंगे हम। नहीं हम साथ लेके जाएंगे आपको। अच्छा भाई खड़ा रहे। मैं सीआई साहब के पास गया तो कहने लगे यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, ये है वो है। हाँ, अब आप कहानी तो कहने लगे वैसे मैं आपको कैसा आदमी लगता हूँ? आप अच्छे आदमी हो। अच्छे आदमी हो। नहीं मैंने कहा अच्छे ही हो भाई, आप मुझे तो
कोई पुलिस वाली जैसी बात तो आप में लगी नहीं है। हाँ, मतलब डंडा मार तो नहीं लग यार रहा। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। मैंने बताओ मैं चिरा मोड़ा कैसा लगा आपको मेरा? तो मतलब हाँ, तो मैंने कहा मतलब की बात करो। हाँ। पर क्या होता है जी, मैंने कहा हमारा क्या है कि राइटर ने कोई चीज़ लिख दी, जो उसमें किरदार हैं, उन किरदारों से ही हम काम करा सकते हैं। अब नए आदमी की एंट्री तो कैसे करवाएं कैसे करें? जो आजकल तो सीरियल में के हीरोइन बदल दी, हीरो बदल दिया, वो उस टाइम नहीं होता था। उस टाइम नहीं होता था। कहने लगे, फिर मैंने कहा जी वो कल एक शॉट है, हमारा जो हीरो है या मेरे जो नाम है 30 मार खा, तो हमारे हीरो ने 30 आदमियों को मारा, तो क्या 30 चोरों को मारा। तो वो 30 चोर आइडेंटिफाई नहीं है कि वो कौन होंगे, कोई भी हो सकते हैं। तो क्या, तो फिर मुझे रोल, मैंने कहा मैं 30 चोरों में से आपको रोल दे दूंगा। पुलिस वाले हैं आप, देख लीजिए। तो कहने लगे ओके कोई बात नहीं। तो ये जरूर कर सकता हूँ कि मैं भाई 30 चोरों में उनका कोई सरदार भी होगा, मैं उनको आपको उनका सरदार दिखा सकता हूँ। तो उसने कहा ओके यार, गुड। उनने काम किया। तो एक इसके प्रति एक लगाव, ग्लैमर है उसको, मेरे भी था। तो मुझे भी लगा कि यार एक अलग दुनिया है, रंगीन दुनिया है ये। बाकी काम को जो प्रोफेशनल वे में करते हो आप, मैंने किए, और मैंने 52 एपिसोड बनाए उसके। और ये आप लोगों के रेफरेंस के लिए बता दूं कि जो फेमस अभिनेत्री हैं नीलू, राजस्थानी फिल्मों की, वो उन्होंने सीरियल्स में काम इसी के थ्रू किया, राइट? और ये बहुत मुश्किल काम है कि जो इस्टेब्लिश्ड फिल्म सितारे हों उनको सीरियल में काम करवा पाना। अभी तो OTT के ज़माने में बहुत आसान है, पर आपके समय में तो ये मतलब नहीं, वो थोड़ा सा दिक्कत तो आई जब हमने नीलू जी से बात करी, तो उन्होंने उससे पहले कभी सीरियल में काम नहीं किया था। और जो भी बात हुई तो हमने आखिर उनको तैयार किया, और वो तैयार भी हुई। और हमने DD1 पे, उस टाइम तो चैनल भी बहुत कम थे। हाँ। और DD1 पे प्राइम टाइम पे हमारा 52 एपिसोड 8 बजे रात को प्राइम टाइम पे हमारा शो आता था। उस ज़माने में एक पिक्चरों की पत्रिका थी स्क्रीन, तो आज भी मेरे पास उसकी कॉपी है। तो उसने कहा, स्क्रीन ने लिखा कि 30 मार्का ने राजस्थान में एक वेव बनाई। वाह, बहुत सुंदर। और जिसको लोग, जैसे कभी रामायण को जब आती थी वैसे तो बैठते लोग थे, एकदम सब बंद कर करके। और ये तो मुझे राजस्थान में भी, मतलब वो जब 30 मार्का का 8 बजे का समय होता था, तो लोग, उन्हें ये लिखा है स्क्रीन ने कि यार इस तरह का वातावरण। बाकी वो एक शौक था जो पूरा हो गया, पर वो मेरे प्रोफेशन से मेल नहीं खा पाया। हाँ सर, पर लेकिन ये इतना बड़ा रिस्क ले लेना, और मतलब सर ये एक्चुअली बहुत मुश्किल काम है। स्पेशली जब आप कमाते हैं तो हमारे जहन में क्या है कि संचय करने की एक थॉट प्रोसेस होती है। हमें पता है कि अगर हम कहीं पर अमाउंट लगा रहे हैं और वहाँ से आने की संभावना भी हमें नहीं पता कि कितनी है। ये शायद वो रिस्क बेयरिंग आप ही की है, विच मेक्स इट ऑल वेरी डिफरेंट, है ना? ये मैंने आप ही से अभी अभी सुना है कि कंपटीशन हमारे बिजनेस में है, लेकिन कंपटीशन के साथ साथ अगर जो अच्छा काम कर रहा है हमेशा उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो कि ये सिर्फ एक ही प्रोफेशन तक रहना चाहिए सीमित। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं तो सर एक्चुअली ये अंदाज़ा नहीं था कि कोई अपने यहाँ पर भी इतना अच्छा काम कर सकता है। चलिए, मेरे ख्याल से अब टाइम है हमारे रैपिड फायर का, सो लेट्स गो ऑन। छोटे छोटे सवाल जिनका जवाब छोटा छोटा होना है, राइट? सबसे पहला, फेवरेट फिल्म स्टार कौन से हैं आपके? राजेश खन्ना। कितने कॉल्स एक दिन में रिसीव करते हैं? कोई 100। घर या समाज? मतलब दोनों में से एक चूज करना है। घर या समाज? दोनों। दोनों। विद्यार्थी समय या बिजनेस का समय, किसे ज्यादा मतलब अपनी लाइफ में याद करते हैं? किसको? विद्यार्थी समय या बिजनेसमैन होने का समय? देखो, विद्यार्थी समय के मजे अलग थे। ओके, साइट पर जाना पसंद करते हैं या ऑफिस में बैठना? ऑफिस में बैठना। बिलिंग या कंस्ट्रक्शन, क्या मुश्किल है दोनों में से?
दोनों ही मुश्किल है अपने आप में। एक चूज करना है सर, ज़्यादा मुश्किल कौन सा है? साइड पे रहना। साइड पे रहना। कंपटीशन या साथ? कंपटीशन। कोटा का सबसे सुंदर मॉन्यूमेंट यानी इमारत अगर मैं कहूँ तो वो आपके अनुसार कौन सी है? कोटा का गढ़ पैलेस। आपका फेवरेट मॉन्यूमेंट पूरे भारत में वो कौन सा होगा? अब ताजमहल। बिल्डिंग की सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सी होती है? मतलब अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें आपको क्या लगता है कि उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? लेबर इम्पॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल इम्पॉर्टेंट है, किसी का थॉट प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, क्या उसकी फाउंडेशन बनाता है? मटेरियल। क्या आपकी फैमिली को आपके बारे में यानी आपके कार्यों की विविधता के बारे में सब पता होता है? बिल्कुल पता होता है। अच्छा, लेबर से काम करवाना कितना मुश्किल है? ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सर के अनुसार नहीं है। अच्छा, आपने काम किससे सीखा है? मैंने परिवार से अपने। राइट। अगर कोई चीज़ लेट हो रही हो तो उसे जल्दी करवाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? उसका प्लानिंग पार्ट सही होना चाहिए। राइट। मटेरियल कितना ज़रूरी होता है किसी भी इमारत में, खासकर अगर हम बात कर रहे हैं उसकी क्वालिटी की? मटेरियल की क्वालिटी ही सबसे महत्वपूर्ण है। रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन? रेनोवेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब कंस्ट्रक्शन तो कोई भी कर सकता है, उसको बनाए रखना, उसकी खूबसूरती, वो रेनोवेशन ज़्यादा जरूरी है। वाह, बहुत सुंदर। कोटा में कोई ऐसे मित्र जो आपको लगता है जो आपको इंस्पायर करते हों? इंडस्ट्री के भी हो सकते हैं और अदरवाइज भी। एक नहीं, बहुत सारे। मतलब एक आदमी से सीखने के लिए तो बहुत वो चाहिए। ऐसे बहुत हैं जिनसे सीखने को मेरे को मिलता है। बहुत सुंदर सर, क्योंकि आप ही के शब्द थे और मैं टोटली इसमें बिलीव करती हूँ कि पैसा तो कोई भी कमा सकता है, प्रतिष्ठा कमाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में हमारे लिसनर्स से, व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? एंड स्पेशली क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं वहाँ पर इतना ईजी होना या इतना कंफर्टेबल होना सिर्फ आप ही के द्वारा पॉसिबल है। हर कोई व्यक्ति इतना कंफर्टेबल नहीं हो सकता क्योंकि आपने जीवन में हर चीज़ ट्राई की है, उससे सीखा है और उसके बाद इस मुकाम पर पहुँचे। तो सभी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आपकी मन की बात क्या होगी? मन की बात ये है, जो भी काम करें बिल्कुल लगन से करें, समर्पित होकर करें। और कुल मिलाकर के ये है कि सिर्फ उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, कुछ अच्छा करने की आपके मन में इच्छा होनी चाहिए। बहुत सुंदर सर, शब्दों में धन्यवाद नहीं कह पाऊंगी, पर आज का संवाद कई मोमेंट्स पर मुझे वहाँ टच करता है क्योंकि मुझे ना सिर्फ अपने खुद के पिताजी की बातों की याद आई है इस पूरे संवाद में, बल्कि वो जो सीधा सादापन है ना आपका, जिसमें फिर भी कार्य आराम से करवा लेना, आप किसी भी चीज़ को डिफ़िकल्ट नहीं मानते हैं। और ये शायद मुझे नहीं पता, आपके आसपास के लोग और ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, पर मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ सच अ प्लेजर टू हैव यू हियर। अंग्रेज़ी तो फिर उसे समेट नहीं पाएगी, कोई भाषा नहीं समेट पाएगी। सादर सर, मतलब इट्स सो काइंड ऑफ यू सर।